स्वागत है आप सभी का पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं अंशु नैथानी। हम आज बात करेंगे फिर से अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की, जिससे न सिर्फ उत्तराखंड राज्य उद्वेलित है बल्कि कहेंगे कि पूरे देश में इस बात को लेकर दुख, दर्द और परेशानी का अनुभव किया जा रहा है कि एक 19 साल की मासूम लड़की की हत्या हो जाती है और उसकी हत्या में शामिल कुछ वीआईपी का नाम सामने आता है। और ये नाम सामने आने के बाद देखा जाता है कि किस तरह से पूरा सिस्टम, पूरा तंत्र इस बात को दबाने में लग जाता है। और जब ये बातें दबाई जाती हैं, उसके बाद जनता जागरूक होती है और वहां पर अंकिता भंडारी के समर्थन में मार्च निकाले जाते हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं इकट्ठा होती हैं, पूर्व सैनिक इकट्ठा होते हैं और सभी की बस एक ही मांग है कि हम एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं है, पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं है और सीबीआई जांच होनी चाहिए, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या फिर रिटायर्ड जज की निगरानी में। बस केवल यही मांग है। उसके बाद से काफी चीजें बदल गई हैं। उर्मिला सनावर जो इन पूरे वीडियोस को लेकर सामने आई थी, वो पहले भूमिगत हो गई थी, फिर अब वो सामने आई और एसआईटी जांच में वो सहयोग कर रही हैं। लगातार 2 दिनों से उनसे एसआईटी बात कर रही है। आज भी एसआईटी की पूछताछ उनसे चल रही है। इस बीच बहुत सारे बदलाव भी हुए, बहुत सारी चीजें जो है हमने देखा कि इस मामले को लेकर बहुत सारी अचानक से बदलाव हुए। उसमें हुआ ये कि जिस तरह से अचानक से उर्मिला सनावर प्रकट हुई, उसमें एक स्वामी दर्शन भारती भी प्रकट हुए। और हैरानी की बात है कि स्वामी दर्शन भारती ही उर्मिला को दिल्ली से लेकर उत्तराखंड पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि उर्मिला ने जो कुछ बयान दिए थे वो अपने पति सुरेश राठौर के दबाव में दिए थे और बीजेपी को बदनाम करने की और दुष्यंत कुमार को ये बदनाम करने की साजिश है, ये उन्होंने कहा। अब क्यों वो ऐसा कह रहे हैं, ये भी एक पहेली है। और उसी समय जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माता-पिता को बुला लिया विक्टिम के अपने मिलने के लिए। अंकिता भंडारी के माता-पिता को तुरंत देहरादून बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि जांच की जाएगी, लेकिन सीबीआई जांच की मांग उन्होंने फिर भी नहीं मानी। और बहुत सारी चीजें हैं जो इसको लेकर चल रही हैं। राजनीति भी हो रही है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन पूरे उत्तराखंड और पूरे देश के लोगों के बीच इस पूरे मामले को लेकर एक एक बेचैनी है कि उस लड़की को न्याय आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा, क्यों बचाया जा रहा है कुछ लोगों को जिनके नाम सामने आए थे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनु पवार जी जुड़े हुए हैं, जो लगातार इस मामले में से चीजें खोजबीन कर ला रहे हैं। जब उर्मिला सनावर भूमिगत हुई थी, कहीं नहीं थी और भागती फिर रही थी, तो सबसे पहले मनु पवार जी के ही चैनल पर वो आई थी और उन्होंने उन्हें खोज निकाला था और उससे बातचीत की थी। तो इनसे हम जानेंगे कि अभी क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि जो जानकारियां हैं उसके हिसाब से जो विपक्षी दल है वो भी लामबंद हुए हैं। 11 तारीख को उत्तराखंड बंद करने की भी बात है, लेकिन एक तरीके से यहाँ पर सरकार तो कह रही है कि हम सब मांगे मान रहे हैं और इसमें कुछ ऐसा अब बचा नहीं है। लेकिन क्या वाकई अंकिता को न्याय मिला है और क्या इसके लिए अब आगे होने वाला है, इस पर हम मनु जी से और बातें जानेंगे। मनु जी, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि उर्मिला ने इस पूरे प्रकरण को फिर से अपने वीडियोस के जरिए सामने लाया और अपने पति सुरेश राठौर के जो उन्होंने ऑडियो सुनाए, जिसमें वो साफ तौर पे उन वीआईपीज का नाम ले रहे थे, जिक्र कर रहे थे, जिसकी वजह से अंकिता की जान गई। और ये सब कुछ उन्होंने उजागर किया। इतने दिन उर्मिला बाहर रही, अपने वीडियोस भी वो उसके बाद तुरंत डालती रही, लेकिन जिस तरह से देखा जाए वो जब लौट कर आई तो प्रोटेक्शन उन्होंने पुलिस से ही नहीं मांगा नहीं। और ये जो है भारती जी, ये कौन है, मतलब कि ये उनको लेकर दिल्ली से आते हैं, ये पुलिस से भी बड़े हैं और यही बता रहे हैं कि उर्मिला तो अपने पति के वजह से इस तरह के बयान दे रही हैं। कोई कह रहा है कि सुरेश राठौर का वो कह रहे हैं झगड़ा है दुष्यंत गौतम से, इसलिए ये सारी बातें हो रही हैं। तो चल क्या रहा है वास्तव में? क्या ये केवल एक अंदर खाने की इनकी लड़ाई है या फिर इसको बिल्कुल भटकाने का प्रयास किया जा रहा है? आंदोलन में कुछ कहा जाए कि उसको पीछे करने की ये बातें हैं। आप क्या देख रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है इस वक़्त इस प्रकरण में? देखिए अंशु जी,
पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया अपने मंच पे, अपने प्लेटफॉर्म पे। मैं इस केस को तभी से देख रहा हूँ, खैर सभी लोग जानते हैं, हर चीजें जानते हैं, इसके हर डेवलपमेंट से परिचित हैं लोग, और जर्नलिस्ट लोग तो खैर खासकर होंगे ही। ये मामला ही इस तरह का है कि रहस्य जो है ये बुना गया है खुद सरकार की तरफ से शुरू से लेके, और जो उसकी एजेंसियां हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एसआईटी हो। जब ये मामला हुआ था 18 सितंबर 2022 को, जब अंकिता को धक्का देकर चिला नहर में मार दिया गया था, उसके लगभग 2 महीने के भीतर ही हाई कोर्ट में चीजें पहुंच चुकी थी। हाई कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी थी। हाई कोर्ट से ही ये कहा गया कि नहीं भाई, सरकार ने भी कहा कि हमारी जांच अच्छी चल रही है, हमारी एसआईटी पुलिस हमारी ठीक दिशा में जांच कर रही है, और इसमें और फर्दर जांच की जरूरत नहीं है। मतलब इशारा ये था कि सीबीआई के हवाले ना हो मामला। फिर सुप्रीम कोर्ट भी गया तो वहां भी यही बातें कही गई कि हमारी जांच सही चल रही है, एसआईटी बढ़िया काम कर रही है, पुलिस अच्छा काम कर रही है। तो सरकार जो है सेटिस्फाइड थी अपनी तरफ से। लेकिन अंशु जी, इसमें बहुत दिलचस्प चीज ये है कि सेटिस्फाइड उस पक्ष का होना जरूरी था जो कि पीड़ित पक्ष है। यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे सरकार सेटिस्फाइड थी। पीड़ित अगर पीड़ित पक्ष अगर उस जांच से सेटिस्फाइड होता तो वो हाई कोर्ट नहीं जाता, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता, लेकिन वो गया। वहां भी हालांकि मांग नहीं मानी गई, जो इनकी याचिका थी कि भाई हमें सीबीआई जांच चाहिए, लेकिन तब नहीं मानी गई 2022 से, और आज 26 होने वाला, 26 हो गया है। तो लगभग 3 साढ़े 3 साल करीब करीब हो रहे इस मामले को। तो अभी तक सीबीआई की जांच नहीं मानी गई, और जो मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी इसमें बहुत खुल के नहीं कहा कि वो सीबीआई जांच कराएंगे। उन्होंने ये कहा कि अंकिता के माता पिता से बात करूंगा और वो जैसा चाहेंगे। तो कल सरकार जो है अंकिता के माता पिता को वहां से पौड़ी से उठा के और देहरादून ले आए, राजधानी में मुख्यमंत्री से मिलवाया गया। और वो जो दोनों 3 साल से बेचारे अपने दुख के साथ निपट अकेले हैं, उन्होंने एक अर्जी दी और ये कहा कि हम तो सीबीआई जांच ही चाहेंगे। और जैसा आपने भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज से या रिटायर्ड जज से सीबीआई जांच की मांग हो रही है। ये तो एक अलग मसला है। लेकिन अगर सरकार को सीबीआई जांच में इतनी दिलचस्पी होती या करानी होती तो ये सारी चीजें नहीं होती जो हुई हैं। मसलन कि जब अंकिता भंडारी का जो मर्डर केस की जांच शुरू हुई, तो जो सबसे मेन एक्यूज जो पुलकित आर्य था, जो जिसका रिजॉर्ट था वनंतरा, उसका फोन तक पुलिस और एसआईटी बरामद नहीं कर पाई, आज तक नहीं बरामद कर पाई। और ये बाकायदा कोर्ट में जो प्रोसीडिंग है, जो जजमेंट है एडिशनल सेशंस का कोर्ट द्वारा का, उसमें मेंशन है कि ये पुलकित आर्य का फोन बरामद ही नहीं कर पाई। उसने मर्डर करने के तुरंत बाद अपना फोन चीला नहर में फेंक दिया, ये ऐसा उस पर मेंशन है। तो इसका मतलब उसके फोन में बहुत बड़े राज छुपे हुए थे, उसके फोन में बहुत सुराग थे। उसके साथ ही उसने अंकिता भंडारी का फोन भी डिस्ट्रॉय कर दिया या छिपा दिया, या जो भी उसने किया। दोनों फोन पुलिस को भी नहीं मिले, एसआईटी को भी नहीं मिले। फिर हुआ क्या कि इन्होंने, जब अंकिता का मर्डर हुआ 18 सितंबर 2022 को, उसके 3-4 दिन तक वो जो उसका कमरा था अंकिता का रिजॉर्ट में, वनंतरा रिजॉर्ट में, वो उन्हीं के हवाले रहा। जांच एजेंसियों ने या पुलिस ने अपने कब्जे में नहीं लिया। तो 3-4 दिन तक पूरे सबूत डिस्ट्रॉय किए गए। और जो जजमेंट है, जो सेशन एडिशनल सेशन जज का, उसमें साफ लिखा है कि जब 4 दिन बाद अंकिता के कमरे को में वहां पे सैंपल जांच के लिए गए तो कुछ नहीं मिला। इवन ग्लासेस में किसके हाथ थे या बेडशीट भी कब्जे में नहीं ली गई, कुछ भी नहीं, मतलब कोई सबूत नहीं मिला। फिर बुलडोजर चला दिया गया, वो अलग मामला है। एक वो हुआ, फिर आग लग गई एक रहस्यमय तरीके से उस रिजॉर्ट में, तो वो एक अलग मामला है। तो शुरू से ही जो रहस्य की परतें जुटती हैं इस मामले में, वो इसलिए हुआ है क्योंकि शुरू से ही इसमें बड़ी जांच से बचा गया है, और उसमें साफ दिख रहा है कि किसी को बचाया गया है। इवन जो प्रोसीडिंग है कोर्ट की, उसमें भी साफ साफ दिख रहा है कि कोई वीआईपी मौजूद है।
इस केस में कोई रहस्यमय वीआईपी है और ये कोर्ट की प्रोसीडिंग में है। जो अंकिता की जो जो चैट्स हैं उसमें है, जो गवाह जो जिनके पास अंकिता की चैट थी या जिनसे वो बात कर रही थी उनकी रिकॉर्डिंग है, सब कुछ कोर्ट में है कि एक वीआईपी के लिए उस बच्ची को बेचा जा रहा था। वो 10,000 रुपए की, भाई उसको कहा गया था, 10,000 रुपए का लालच दिया गया था। वो पहाड़ की बेटी, वो उसने अपने स्वाभिमान से, अपनी इज्जत से जो है समझौता नहीं किया, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उसको। और आप देखिए कि सिर्फ 20 दिन उसके नौकरी पे हुआ था। वो अपनी गरीबी से लड़ रही थी, अपने घर वाले उसे 12वीं के पास नहीं पढ़ा पाए, 12वीं के बाद वो अपनी गरीबी से लड़ रही थी। उसने कहा कि नहीं, मैं अपने जॉब करूंगी और अपने माँ बाप की भी देखभाल करूंगी। 28 अगस्त को उसकी जॉब लगी और 18 अगस्त को 20 दिन बाद उसको मार दिया गया। तो ये बहुत मतलब इसके सत्यम कई पहलू है इस। जी 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 जी। इसको आप कई तरह से देख सकते हैं कि मतलब आप हम पहाड़ में रोजगार के संकट हैं, पहाड़ में बेटियों की सुरक्षा का मसला है, और रिजॉर्ट कल्चर जो आया है इस बीच, वो जिसने हम हमारी चीजों को उपभोग की वस्तु बना दिया है, ये बहुत बड़ा खेल है। तो ये बिगर पिक्चर जो है वो बहुत डरावनी है। तो ये सिर्फ अंकिता भंडारी का मामला नहीं है। अंकिता भंडारी का मामला तो सामने आ गया, और अंकिता भंडारी ने जो कोर्ट में जो जजमेंट है, मैंने पूरा पढ़ा है, उसमें भी लिखा है कि उसमें अंकिता ने बताया है अपने दोस्त को कि यहाँ लड़कियां लाई जा रही हैं। तो वीआईपी आ रहे हैं, हाई प्रोफाइल लोग आ रहे हैं, लड़कियां लाई जा रही है। वो लड़कियां कहाँ से लाई जा रही थी, ये इसके पीछे कौन गिरोह था, इन लोगों को, क्योंकि ये पॉलिटिकल आदमी का रिजॉर्ट था, तो एक पॉलिटिकल सिलेक्शन था, तो एक बहुत बड़ा नेक्सस था। और हमारी चिंता सिर्फ यही नहीं है कि अंकिता भंडारी मामले की जो जो वीआईपी है उसका खुलासा होना चाहिए, बल्कि इससे बिगर पिक्चर ये है कि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, और ये रिजॉर्ट कल्चर पहाड़ में फल फूल रहा है। इसमें क्या क्या धंधे हो रहे हैं, किन मजबूरी, जो मजबूर लोग हैं उनका किस तरह शोषण हो रहा है, इस पूरे खेल से पर्दा उठना चाहिए। इसलिए इस वीआईपी का पता लगना बहुत जरूरी है। अंशु जी। जी। हाँ, मनु जी, पर्दा तो ज़रूर उठना चाहिए और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है अभी वो उर्मिला सनावर है। लेकिन उर्मिला सनावर को कितना विश्वसनीय माना जा सकता है? क्योंकि ये भी बात सामने आ रही है कि उनका अपने पति सुरेश राठौर से कुछ झगड़ा था और उनकी ज़्यादा मंशा शायद अपने पति को दबाव बनाने या उनके साथ कुछ झगड़े को उजागर करने की ज़्यादा थी, जिसमें उन्होंने उन ऑडियोज़ का इस्तेमाल किया। हालाँकि वो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की बात तो कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से वो स्वामी दर्शन के साथ उनका सहयोग लेकर के आती हैं दिल्ली, और जिस तरह से कुछ ऐसी तस्वीरें आई कि स्वामी दर्शन उससे पहले एनएसए अजीत डोभाल से मिलते हैं, और उसके बाद ये देखा कि हाई कोर्ट में जिस तरह से दुष्यंत कुमार को एक तरह से राहत मिल जाती है कि वीआईपी और इस सब में उनका नाम नहीं आना चाहिए। तो ये जो तमाम कड़ियाँ हैं, इनको आप कैसे जोड़ते हैं और किस तरह से अंकिता भंडारी के पेरेंट्स को बुलाया जाता है और अभी भी सीबीआई जाँच के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। दर्शन स्वामी का इसमें क्या आप रोल देखते हैं? कितनी विश्वसनीयता उर्मिला की है? क्योंकि एसआईटी जाँच पे तो लोगों को पहले भी भरोसा नहीं था। अभी भी आज पूछताछ चल रही है, लेकिन लोगों को ये डर है कि शायद उर्मिला अगर पलट गई, तो क्या होगा? और वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स उनके पास है, वो कितनी संरक्षित रहेंगी? और इसके साथ जो एक बड़ा आंदोलन तैयार हो रहा था, तो क्या उस बड़े आंदोलन की धार को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? विपक्षी दलों को भी कटघरे में डाला जा रहा था। कांग्रेस के पुतले जलाए जा रहे थे, यूकेडी के को भी गालियां पड़ रही थी इसमें। क्या क्या लग रहा है कि इसको कुंद करने के लिए आंदोलन को, ये कोई एक बहुत भीतर का मैनेजमेंट चल रहा है, मैनेज किया गया पूरी चीज को? आप क्या कहेंगे? और किया गया तो कैसे? और अब आगे क्या होगा? कैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा? देखिए, जिन शख्स की बात आपने की, ये स्वामी दर्शन भारती कहलाते हैं। देवेंद्र सिंह पंवार इनका पूरा नाम है, और ये बहुत ही विवादास्पद आदमी रहे हैं उत्तराखंड में। हाल में जो जिस तरह की जो कम्युनल जो चीजें घटनाएं हुई हैं हमारे यहाँ पे, उनको सुलगाने में इस आदमी का बहुत बड़ा रोल रहा है। और ये इस तरह से उन लोगों के हिंदू हृदय सम्राट हैं जो इस तरह कम्युनल उसमें लगे रहते हैं, जो गतिविधियों में, और जो उनको बढ़ावा दे रहे हैं या उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं उत्तराखंड में। तो ये आदमी बहुत विवादास्पद आदमी है। मैं तो हैरान हूं और बहुत सारे लोग हैरान हैं कि वो
एनएसए अजीत डोभाल साहब ने इनको मुलाकात का समय कैसे दे दिया और इनसे कैसे मिल गए, और बहुत ही अच्छा वीडियो है। मतलब हमें तो खैर मुझे अच्छा इसलिए लगा कि उसमें गढ़वाली में दोनों लोग अपनी मातृभाषा में बातचीत कर रहे हैं, तो इसका एक वो अलग मसला है। लेकिन ये आदमी बहुत विवादास्पद आदमी रहा है और अपुष्ट खबरें हैं। मतलब मुझे कई लोगों ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी साहब की तरफ से ही इनको उसके पीछे लगाया गया था कि किसी तरह उनको लाया जाए, और इन्होंने कई फोन किए, कई 10-15 दिन से ये लगे हुए थे उर्मिला के पीछे कि जो है मैं मिलूंगा, मैं बीच में मध्यस्थ रहूंगा। तो और ये भी उन्होंने मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने ये दावा किया कि मुझे मुख्यमंत्री धामी ने भेजा है। और तो इस तरह से इनको पंजाब से दिल्ली लाया गया, दिल्ली से वो देहरादून पहुंचाया गया। ये स्वामी दर्शन भारती के जरिए ये चीजें हुई हैं। लेकिन मैं इसमें स्वामी दर्शन भारती की भूमिका एक नॉन स्टेट एक्टर के रूप में देख रहा हूं, जिसका इस्तेमाल इसके लिए किया गया है। सरकार ने ऐसा किया है, ऐसा लग रहा है अभी तक। और जिस तरह से दर्शन भारती ने बयान भी दिया कि ये तो बीजेपी सरकार को बदनाम करने के लिए किया गया था, तो फिर लगता है कि ये एक पूरी पटकथा तैयार की गई है जिसमें दर्शन भारती भी एक किरदार है। उससे पहले उर्मिला सनावर ही किरदार थी, सुरेश राठौर ही किरदार थी, या दुष्यंत गौतम, और जिनके एक अजय कुमार उनके बारे में कहा जाता था। हालांकि दुष्यंत गौतम को हाई कोर्ट ने कह दिया है कि भाई ये वो ऐसा उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके बारे में नहीं कहा सकता, लेकिन उनका नाम आया है तो इसलिए बातें हुई है। उर्मिला सनावर को लेके थोड़ा क्रेडिबिलिटी का इश्यू इसलिए आ गया क्योंकि वो अचानक उनके सुर में बदलाव देखा गया। वो कई दिन से गायब थी, 8-9 दिन से। तो मैं भी उनको ट्रैक कर रहा था कई दिन से, और अचानक एक दिन रात को उनसे बात हो गई 2 जनवरी को। तो फिर मैं उनसे बहुत कम बातचीत हुई, बहुत भाग में थी लगी हुई, और ये दिखा रही थी कि उनके पीछे पुलिस पड़ी है, हम्म। उन्हें डर है। तो मैंने उनसे बात की। बहरहाल मेरे अपने सवाल थे तो मैंने उनसे पूछा। उस समय वो जिस तरह के भयभीत और डरी हुई लग रही थी, जब वो 6 तारीख को हम्म। देहरादून रवाना होती हैं, दिल्ली से वीडियो बनाती हैं, और किस तरह का उनका बिल्कुल चेंज था, मतलब पूरा 360 डिग्री वो अलग हैरत मानो मिजाज कि की इसमें था। ये है कि वो अपनी सुरक्षा मुख्यमंत्री से नहीं मांग रही है, डीजीपी से नहीं मांग रही है, पुलिस से नहीं मांग रही है, प्रशासन से नहीं मांग रही है। उनको विश्वास है वो हिंदू संगठन वाले स्वामी जी पर, और उनके साथ विश्वास से वो लेकर चली आई, और उसके बाद इतना वो इजी नजर आ रही हैं। कहीं पूरा खेल हाँ, यहीं तो नहीं पलट गया? और अब क्या नहीं होगा नहीं, कि उर्मिला अपने बयान पे कायम रहेगी? हो सकती है। और इवन जब मैंने भी उनसे बात की तो उन्होंने भी मेरे जरिए यही बात की कि मुख्यमंत्री धामी अगर सुरक्षा मुहैया कराएं और सुनिश्चित करें कि वो सुरक्षित रहेंगी, उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। तो और मुझे लगता है कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि अपुष्ट खबरें ये है कि दर्शन भारती जो है सरकार की तरफ से भेजे गए आदमी हैं। तो अगर आप ये कहें कि धामी की तरफ से ही उनको वहां पे भेजा गया है, तो वो फिर निश्चिंत होकर आ गई थी, हाँ कि मुख्यमंत्री ने ही मुझे मतलब बुलाया है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से शायद उनको आश्वस्त किया गया होगा। अब कुछ खबरें तो ये भी हैं कि जब धामी साहब 2-3 दिन पहले दिल्ली में थे, तो शायद उर्मिला की उनसे मुलाकात हुई या कराई गई, ऐसा मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी सोर्सेस के जरिए मुझे बताया है कि शायद उर्मिला की दिल्ली में एक गोपनीय मुलाकात हुई है कि भाई मुझे आना है और कैसे करना है, क्या करना है। तो लेकिन उसके बाद की जो पटकथा जो दर्शन भारती जो बता रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि इस बीच कुछ चीजें हुई हैं। कुछ चीजें ये हुई है कि उर्मिला को सेफ पैसेज देने का आश्वासन दिया गया है, और उसको दिया भी गया है। और हो सकता है कि इसके आगे पॉलिटिकल चीजें हों कि भाई 27 में चुनाव आने वाला है। सुरेश राठौर भी जो है ज्वालापुर से दावेदार होंगे, हालांकि उनको बीजेपी ने निष्कासित किया था जब इनकी उर्मिला से दूसरी शादी होने का उन्होंने दावा किया था। तब बीजेपी बवाल मचा था कि 2 शादियां कैसे कर रहे हैं जबकि शादीशुदा हैं। तो पार्टी ने इनको निकाल दिया था। लेकिन हो सकता है कि उर्मिला सनावर की कोई महत्वाकांक्षा हो, कोई पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा जगी हो, या उसको हवा दी गई हो जो रूलिंग पार्टी है उसकी तरफ से।
तो अभी थोड़ा चीजें क्लियर होनी बाकी हैं। मैंने भी जी। उर्मिला से मैसेज डाला है कि भाई एक बार मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये खेल क्या हुआ है, तो अभी उनका रिस्पॉन्स नहीं अभी आया तो है। एसआईटी से तो पूछताछ चल रही है। यहाँ पे मैं अब कंक्लूड करना चाहूंगी, ये तो बात सही है कि उर्मिला की जो विश्वसनीयता है, मतलब उस पर तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं और सवाल हैं, और जिस तरह से सारी चीजें हुई, और आपने जो अभी बहुत बड़ा ये खुलासा किया कि हो सकता है पुष्कर धामी से दिल्ली में उनकी मुलाकात भी कराई गई, तो ये एक तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर ये कह दी है। अब मैं ये कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे यही चाहूंगी कि ये तो बात हुई कि क्या वो बोलती है एसआईटी में, उर्मिला क्या स्वीकार करती है, नहीं करती है। लेकिन जब इतना बड़ा आंदोलन तैयार हो चुका है, इसमें महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में आ गई हैं, न्याय मांग रही हैं, उसके अलावा जो आर्म फोर्सेस के हैं, जो सेवानिवृत्त हैं, सारे वो आ गए हैं। मतलब एक बहुत बड़ा ये आंदोलन बन गया है, जन आंदोलन बन गया है, छात्र आ गए हैं, मातृशक्ति आ गई है। ये उसी तरह से कुछ हो रहा है कि जो हमने राज्य बनने के समय देखा था, ये सभी लोग, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, चाहे मातृशक्ति हो, युवा हो, वो सभी पत्रकार हो, सभी लोग जुट रहे हैं इस आंदोलन से। अब इस आंदोलन का रूपरेखा और शक्ल क्या रहेगी? क्या ये उर्मिला के बयान पर निर्भर करेगा, या उर्मिला जो भी करे, हटे या रहे, सीबीआई जांच की मांग को लेकर ये आंदोलन इसी तरीके से चलेगा? आप अब इसका भविष्य क्या देख रहे हैं? कंक्लूडिंग। हाँ, देखिए, पहली बात, एक तो मैं ये करेक्ट करना चाह रहा हूँ, जो मुख्यमंत्री से मुलाकात की बात है उर्मिला की, वो अपुष्ट है। मतलब मुझे जी। बहुत सारी हाँ। जगह, बहुत जगह सोर्सेज से बताया गया है, लेकिन मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप कह रही हैं कि अब इसके क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि धामी सरकार इस समय, चूंकि वो चुनावी साल शुरू हो चुका है, फरवरी में 2027 में चुनाव हो जाएंगे, तो करीब करीब एक साल है, तो धामी सरकार प्रेशर में तो है। और क्योंकि धामी ने खुद ही एक विंडो खोली है कि जैसा अंकिता के माता पिता कहेंगे वैसा किया जाएगा। अब ये हो सकता है कि अंकिता के माता पिता ने लिख के दे दिया है कि हम सीबीआई जांच चाहिए, तो हो सकता है कि सीबीआई जांच के आदेश हो जाए। लेकिन फिर सीबीआई क्या करेगी, आपको ये मैं थोड़ा सा बस दो तीन पॉइंट और समझाना चाह रहा हाँ, हूं। जरूर। बिल्कुल। क्योंकि सबूत सबूत मिटाए जा चुके हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट सबूत थे वो मिटाए जा चुके हैं। पुलकित आर्य का फोन आज तक नहीं मिला है, वो नहीं मिलेगा। अंकिता का फोन नहीं मिला है, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ फेंका गया है, डिस्ट्रॉय किया गया है, क्या किया गया है, वो मिलना पॉसिबल नहीं लगता। अंकिता के रूम के जो जितने भी फिंगरप्रिंट्स थे, एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला है जो जजमेंट में लिखा गया है, जो एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में है। तो वो फिंगरप्रिंट नहीं मिले हैं। उसके बाद उस कमरे को बुलडोजर से ढहा दिया गया। उस समय बहुत लोगों ने जो है बुलडोजर न्याय की तरफ जो है उस समय सेखियां बघेरी थी कि हमने ढहा दिया। और शायद बाकायदा मुख्यमंत्री सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिला है, अगर मैं ना गलत हूं तो वो भी नहीं था, सीसीटीवी फुटेज भी होटल मुख्य का नहीं था। मुख्य हाँ, नहीं, सीसीटीवी फुटेज जो है, बहुत दिलचस्प बात यह है कि 19 जी। तारीख को सीसीटीवी वो जो है उसने बताया कि 2 दिन से खराब है। मतलब घटना के 2 दिन पहले से सीसीटीवी खराब हो गया, और 19 तारीख को नया इंस्टॉल हो गया और उन्होंने मान लिया। मतलब पुलिस गई कि हाँ भाई पुलकित आर्य बताओ सीसीटीवी चल रहा है, उन्होंने कहा नहीं चल रहा है जी 2 दिन में। ठीक है, नहीं चल रहा, ठीक। भाई ये जांच होनी चाहिए था ना, क्यों नहीं चल रहा है, कितने दिन से नहीं चल रहा है, ये जांच नहीं की गई है। फोन इतना इंपॉर्टेंट सबूत था, फोन उसका पुलकित आर्य का, वो आपने डिस्ट्रॉय होने दिया या उसे रिकवर नहीं कर पाए। वो रिकवर नहीं किया, अंकिता का फोन रिकवर नहीं किया, वहां पे फिंगरप्रिंट नहीं बरामद कर पाए। इतना कुछ झोल है इसमें कि जांच में बहुत झोल है। तो सीबीआई भी जब जांच करेगी तो इन्हीं कुछ बेसिस पे आगे उसकी जांच भी खड़ी होगी। लेकिन इसकी तो बुनियादी कमजोर कर दी गई है अंशु जी, तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद तो लगती नहीं कि अगर सीबीआई जांच भी होगी तो शायद कुछ निकल पाएगा। मतलब लगता तो नहीं है, बट देखते हैं सीबीआई जांच में क्या होता है। वैसे भी सीबीआई जांच अब उस तरह की क्रेडिबल रही नहीं है, उस एजेंसी को लेकर भी बहुत सारे तरह के सवाल उठते हैं। लेकिन इस मामले में चूंकि सबूत, जिस जिस सबूत के बिना पे किसी को धरा जा सकता है, कुछ खुलासा किया जा सकता है, कुछ भंडाफोड़ हो सकता है, वो सारे सबूत तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं लेकिन है। जो वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें वीआईपी का जिक्र है, जो उर्मिला जनावर कह रही हैं, वो तो एक बड़ा पॉइंट है फिर भी ना,
कि अगर वीआईपी इन्वॉल्व थे और जिनका नाम आ रहा है, कम से कम उसको लेकर तो एक बात थी, जो उनके माता-पिता ने भी कहा अंकिता के कि वीआईपी का नाम अंकिता ने भी लिया, अपनी चैट्स में भी कहा और ये हर जगह है और ये उर्मिला भी वही कह रही है। तो बात यहाँ ये है कि वीआईपी को क्यों बचाया जा रहा है? वो जाँच के दायरे में आने चाहिए ना। वो जो एविडेंस नष्ट हुए वो अलग बात है, लेकिन ये एविडेंस तो है। हुँ। हाँ, वो है लेकिन अभी मतलब वीआईपी को चूँकि अभी उर्मिला का और सुरेश राठौर का क्या वजह हैं, किन वजहों से क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, कुछ समझ में अभी धुंध पड़ी हुई है इसमें। तो किसने की हाँ, लेकिन उससे इतना पता चलता है कि कोई प्रभावशाली आदमी था उस मामले में इन्वॉल्व था। और हो सकता है कि मेरी तो किसी जो इसको हाई कोर्ट में ले गए थे उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने भी वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि नहीं इस केस में कोई वीआईपी था और इसीलिए इसका बार बार जिक्र आया है और कोर्ट के उसमें प्रोसीडिंग में जिक्र आया है, जजमेंट में जिक्र आया है। तो वीआईपी तो था। अब जी, वीआईपी जो जी। उर्मिला कह रही है क्या वो वाला वीआईपी था जो जो सुरेश राठौर ने कहा क्या वो वाला वीआईपी था, ये अभी आप एक नई जी, गुत्थी है बिल्कुल। जिसमें सुलझते कैसे सुलझाएगी देखिए, ये बड़ा बिल्कुल, सवाल। बिल्कुल और क्या बयान निकल कर आता है फाइनली उर्मिला का, सनावर का, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। अपनी बातों पे वो कायम रहती है और वो ऑडियो कितने अगर कहा जाए एक इम्पोर्टेंट साक्ष्य है और उसको किस तरीके से बेस बनाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। मनु जी आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थैंक यू जो है थैंक पूरा मामला है अंकिता भंडारी हत्याकांड का, उसको लेकर ज़रूर इस वक़्त पूरा उत्तराखंड सुलग रहा है और ये जो उर्मिला सनावर जिस तरह से प्रकट हुई है और एसआईटी से भी पूछताछ चल रही है, तो वो सामने किस तरह से आती है, कैसे बयान देती हैं, ये महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन जो आंदोलन राज्य में इसको लेकर के उठा है और आज भी जिस तरह से अंकिता भंडारी के माता-पिता कह रहे हैं कि अगर बंद किया जाता है 11 तारीख को वो शांतिपूर्ण हो और वो जनता से सहयोग मांग रहे हैं कि वो जब तक उनकी बेटी को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक सीबीआई जांच की मांग मान नहीं ली जाती और जब तक जो वीआईपी की बात हो रही है जिसका उनकी बेटी ने भी जिक्र किया है, वो वीआईपी कटघरे में नहीं खड़े हो जाते, तो तब तक वो इस बात से डिगेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि वो बिकने वाले लोग नहीं हैं और उन्हें किसी लालच से उनको खरीदा नहीं जा सकता। अगर उनकी 19 साल की बेटी उन व्यभिचारियों के आगे नहीं झुकी, डटकर मुकाबला किया, अपनी जान दे दी, पर उसने घुटने नहीं टेके, तो हम भी घुटने टेकने वालों में से नहीं है, झुकने वालों में से नहीं है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि उनकी ये जो पुकार है वो राज्य आंदोलन में और सही तरीके से ये आगे पहुँचे और ये न्याय तो ज़रूर होना चाहिए, अंकिता को मिलना चाहिए, चाहे वो सीबीआई जाँच की माँग के रूप में पूरा होकर मिले और वीआईपी के सामने आने में पूरा होकर मिले, लेकिन ये जो न्याय है वो ज़रूर होना चाहिए। आगे देखेंगे कि ये पूरा मामला आगे कैसे बढ़ता है। 11 तारीख को एक उत्तराखंड बंद की भी आह्वान किया गया है। क्या किस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ता है ये हम देखेंगे और लगातार ये चर्चा अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर आपके साथ हमारी जारी रहेगी और इस पर जो भी नए खुलासे या जो भी नए बातें होंगी वो हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।